वर्ग दशम के गद्य खंड में हिंदी में यहाँ जो अंकित है वर्ग दशम हिंदी, इस वीडियो में जिस पाठ के बारे में बताया जाएगा, पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत और इसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। मैं यहाँ रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका आविर्भाव मतलब जन्म 1899 ईस्वी और तिरोभाव अर्थात मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं इंडिकेट किया गया है और इस शब्द को बॉक्स में रखा गया है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपकी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है क्षितिज, जहां पर लेखक या कवि का परिचय है, वहां से आप और गहराई में राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि वीडियो इसमें मुख्य मैं केंद्र रखा हूं बाल गोविंद भगत पर, फिर भी रचनाकार के बारे में इतना ही जान लें कि बेनीपुरी के बारे में कहा जाता है कि इनके फुल स्टॉप क्या कॉमा और सेमी कॉमा तक उछलते हैं, इसीलिए इन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदी साहित्य के तमाम मर्मज्ञों, विश्लेषकों, विवेचकों, आलोचकों ने इन्हें कलम के जादूगर का खिताब दिया है। छोटे शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई जादूगर मंच पर आता है और अपनी जादू की छड़ी को घुमाता है और दृश्य परिवर्तित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से बेनीपुरी की कलम भी जादूगर की उस छड़ी की तरह चलती है। पंक्तियां वो लिखते हैं, शब्दों को सजाते हैं और दृश्य परिवर्तन सा हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि इनके कॉमा और सेमी कॉमा तक उछलते हैं। ये कलम का जादूगर का खिताब, ये उपाधि, ये उपलब्धि हिंदी जगत में किसी को प्राप्त नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेनीपुरी से बेहतर हिंदी में लोग हुए ही नहीं, शिवपूजन सहाय को लें। फिर भी जो कलम का जादूगर शब्द बेनीपुरी के लिए ही कहा गया। ये देश के स्वाधीनता आंदोलन में भी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए, कई बार जेल भी गए हैं। इनकी तमाम रचनाएं हैं, कहानी संग्रह है, नाटक है, इनके प्रसिद्ध नाटक अम्बपाली, ये तमाम चीजें हैं। ये इनके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको ये लेखक परिचय में मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही समझें कि बेनीपुरी एक अच्छे भावात्मक निबंधकार थे। ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत न कहानी है बल्कि एक रेखा चित्र है। हालांकि एक दास्तान है। रेखा चित्र जैसे उस पढ़ने के बाद उस तरीके की सारी आकृतियां एक रेखा की तरह हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं। एक सफलतम रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। माटी की मूर्तें जो बेनीपुरी की पुस्तक है, उसमें बाल गोविंद भगत के तरह कितने रेखा चित्र हैं, तमाम संस्मरण भी है। काफी बृहत साहित्य मौजूद है बेनीपुरी का, इन कलम के जादूगर का। यहाँ हमारा विवेच्य पाठ जिस पर मुझे पढ़ाना है या बोलना है, वो है बाल गोविंद भगत। तो पूरे बाल गोविंद भगत इस रेखा चित्र में बेनीपुरी ने जो अपनी कमनीय कलम से प्रतिपादित किया है, उसे मैंने कम शब्दों में संजोने की कोशिश की है। और मेरा प्रयास आप लोगों के इस अध्यापन में कितना बेहतर हुआ है, आप जब एक दो बार इस पाठ को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पूरे पाठ की
के अंदर जो संकेत या संदेश है उसे बहुत कम शब्दों में मैंने इतने में संक्षेपित करने का, खींचने का एक प्रयास किया है। जरा शब्दों पर ध्यान देंगे, इसके बाद मैं पाठ की ओर बढ़ूंगा। पहले इस पाठ के बारे में जान लें। इस कलम के जादूगर की कलम से बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है, एक ऐसे व्यक्ति की गाथा है जो गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि का सन्यासी है। मतलब गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि का सन्यासी है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। ये नहीं कि जीवन से अलग हटकर हम अच्छे सन्यासी हो जाएंगे, संभव नहीं है। यशोधरा पुस्तक में भी मैथिली सेनगुप्त ने संकेत दिया है। जब गौतम बुद्ध से यशोधरा खुद कहती है कि तुम्हें अपने सन्यास पर काफी गर्व है, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप कि सन्यास सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि हम ही गृहस्थ जनों की भिक्षा पालेगी सन्यासी, आवो हे बनवासी। गृहस्थों की भिक्षा से ही सन्यासियों की उदर पूर्ति होती है। गृहस्थ जीवन सन्यास जीवन से तुच्छ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सन्यास जीवन बेहतर नहीं है। सही गृहस्थ और सही सन्यासी का संतुलित सम्मिश्रण हम बेनपुरी की ललित लेखनी से इस रेखा चित्र में देख सकते हैं। शब्दों पर ध्यान देंगे, सम्मिलित और संतुलित चित्रण देख सकते हैं। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। पाठ वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता और सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ में कलमकार ने वर्ण व्यवस्था से जो अमानवीयता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस पर भी प्रहार किया है। और सामाजिक जो रूढ़ियां प्रचलित हैं, इस पर भी कलमकार ने प्रहार किया है। और पाठ में ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ये इस पाठ का एक तरीके से मजमून है, नहीं पूर्णतः मजमून नहीं है, बल्कि इस पाठ में का उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से कलमकार क्या कहना चाहता है, इसे मैंने इसमें संजोने की कोशिश की। अब इन सारी चीजों के इर्द गिर्द जो चित्र हमारे सामने घूमता है या आता है, वो है बाल गोविंद भगत। तो पूरे बाल गोविंद भगत से संबंधित जानकारी को संक्षेप रूप में समझने के लिए जो इस वीडियो में हो जाए, इसे कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले वर्ग में रखते हैं बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व कैसा है, तो कहता है कलमकार, एक मझोले कद के गोरे चीते आदमी थे। 60 से ऊपर होने के कारण उनके बाल पक चुके थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों वाली टोपी। जाड़े का मौसम है तो एक काली कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला। मतलब बाल गोविंद भगत साधु भी थे और गृहस्थ भी थे। परिवार के नाम पर एक बेटा, एक बहू और साथ में खेती बाड़ी, यही उनके जीवन का आधार था। अब एक सच्चे साधु, दूसरे टॉपिक को हम लें, सच्चे साधु। बाल गोविंद भगत परिवार में रहते हुए भी एक सच्चे सन्यासी थे, सच्चे साधु थे। बल्कि ये कहने में मुझे थोड़ी भी अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं हो रही है कि गीता में जिस कर्मयोग की व्याख्या की गई है, बाल गोविंद भगत उस पर एकदम खड़े उतरते थे। जो कर्मयोग की व्याख्या कृष्ण के द्वारा गीता में की गई,
उस पर सटीक बाल गोविंद भगत खड़े उतरते थे। मसलन आप देखें, इसमें कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और बिना पूछे किसी की चीज को स्वीकार भी नहीं करते थे, व्यवहार में भी नहीं लाते थे। यहां तक कि शौच करने के लिए भी वो दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे घर लाते थे और फिर वहां से घर से 4 कोस की दूरी पर, 1 कोस होता है 3 किलो, आपको 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, मतलब 4 कोस की दूरी, मतलब 12 किलोमीटर की दूरी तय कर वो साहब के दरबार में पहुंचते थे और जो कुछ अनाज उत्पन्न होता था उनके परिश्रम के द्वारा वो वहां अर्पित करते थे और बदले में प्रसाद में उनके पास जो कुछ बचता था उसी से गुजारा करते थे। फिर बढ़ेंगे अलौकिक संगीत के गायक। संगीत में भी कुछ चीजें राग में गाई जाती है और कुछ चीजें अनुराग में गाई जाती है। तानसेन ने, एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में, तो तानसेन ने भी एक साधु के गाने को सुनकर कहा था, बाबा आप, तो उस सन्यासी ने कहा था कि हम लोग अनुराग में गाते हैं और आप एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ हैं, आप राग में गाते हैं। राग और अनुराग में थोड़ा फर्क होता है। तो एक अलौकिक संगीत के गायक थे, यहां तक कि भादों की रात में भी वो भक्ति गीतों को गाते थे। मतलब उनके जीवन में, उनकी जीवन की दिनचर्या में कहीं कोई लेस मात्र भी दिखावा नहीं था, प्रदर्शन नहीं था, संकोच नहीं था। भादों की रात में भी वो अपनी दैनिक दिनचर्या में कबीर के पदों को गाते थे। प्रभाती में भी, जब कार्तिक का महीना आ जाता था तो लोग प्रभाती गाते हैं सुबह में, उस समय भी वो प्रभाती गाते थे। एक बार ऐसा होता है कि उनके प्रभाती के स्वर लेखक के कानों को स्पर्श करते हैं, टकराते हैं, तो सोचता है लेखक कि इस जाड़े पाले में, इस भयंकर सर्दी में भला कौन गाएगा। तो वो उस संगीत का पीछा करता हुआ लेखक जब पहुंचता है तो क्या देखता है कि भगत एक पोखरे के समीप बैठकर तन्मयता पूर्वक भजन गा रहे हैं। लेखक को कपकपी लग रही है, ठंडी लग रही है और बाल गोविंद भगत के मस्तक पर समबिंदु चमक रहा है। मतलब वो गाने में इतने तल्लीन थे, एकाग्र था उनका चित्त, ताकि ठंड भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखला पाता था। आज भी जो नागा सन्यासी होते हैं ऐसे ही नंगे रहते हैं, सर्दी में भी उन्हें, उनका शरीर जो होता है साध लेते हैं अपने शरीर को, और सर्दी, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, ये सारी चीजों को सहन करने में उनका शरीर अभ्यस्त हो जाता है, हैबिचुएटेड जो लोग बोलते हैं। फिर प्रभाती के साथ साथ संध्या का गायन भी बाल गोविंद भगत करते थे। उस वक्त कुछ मोहल्ले वाले भी उनके आंगन में आ जाते थे और बहुत देर तक गाने का सिलसिला जारी रहता था। अब मर्म बिंदु की ओर बढ़ते हैं इस रेखा चित्र के, इकलौते बेटे की मृत्यु। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक बेटा उनका था, वो थोड़ा मंद बुद्धि का था, काफी सुस्त था। उन्होंने बहुत साध से, बहुत प्रसन्नता से अपने उस लड़के की शादी की, पुत्रवधू भी अच्छी आई, वो सारे परिवार को संभाल ली। लेकिन एक दिन भगत का बेटा इस दुनिया से चल बसा। अब जरा देख, किसी के परिवार में कोई मौत हो जाती है तो लोग रोने लगते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वैराग्य का दर्शन जिसे कहा जाएगा वो बाल गोविंद भगत के चरित्र में यहां देखा जा सकता है। बेटे की मृत्यु का समाचार जब लेखक सुना तो बाल गोविंद भगत के घर गया तो क्या देखता है, आंगन में एक चटाई पर लड़के के शव को रखा हुआ है और भगत पूरी तल्लीनता से भजन गाए जा रहे हैं। पुत्र वधू के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है,
तो उसको चुप कराते हुए कहते हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। इस आत्मा की मुक्तता हो गई, ईश्वर के पास चला गया। यह हंसने की चीज है और रोने की चीज नहीं है। इसे कहेंगे जिसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो और उसके अंदर भी इतना प्रगाढ़ धैर्य हो, इतना भीषण धैर्य हो। ये अपने आप में प्रत्यक्ष वैराग्य को दर्शाता है। फिर बेटे का जब श्राद्ध समाप्त हो जाता है तो पुत्रवधू का जो भाई है उसे भगत बुलाते हैं और उसके साथ जाने के लिए कहते हैं कि चली जाओ और तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र जो है वो वासना को काबू में रखने की उम्र नहीं है। वह छोड़कर जाना नहीं चाहती है कि आखिर भगत की सेवा कौन करेगा। लेकिन जब वो जिद कर देते हैं कि तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा, तो इसे वो आदेश मानती है और अपने भाई के साथ चली जाती है। अब अंतिम जो बिंदु है वो है भगत की मृत्यु। भगत जी प्रतिवर्ष बहुत दूरी पर इस जो गंगा थी उनके घर से वहां स्नान करने के लिए जाते थे। पैदल ही चलते थे, रास्ते भर खजरी बजाते थे, गाते थे, प्यास लगने पर पानी पी लेते थे। लंबे उपवास में भी वही उनकी मस्ती थी। इस बार स्नान कर करके जब घर लौटे तो तबीयत थोड़ी सुस्त थी, लेकिन नेम व्रत, गीत, स्वाध्याय, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। लेकिन बुढ़ापा अपने आप में एक रोग होता है, दुर्बलता बढ़ती गई। लोगों ने आराम करने के लिए भी कहा, लेकिन उसे हंस करके टाल दिए। उस दिन संध्या में वो भजन गाए, लेकिन टूटे हुए स्वर में, और सुबह में जब लोगों को उनकी भजन की आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो जाकर क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भगत इस दुनिया से जा चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ उनका निर्जीव शरीर है। एक ऐसे साधक की ये दास्तान है, एक ऐसे साधक की एक कहानी है बाल गोविंद भगत, जो गृहस्थ होते हुए भी एक उच्च कोटि का सन्यासी था और अपने कर्मों से, निष्काम योग जिसे हम कहेंगे, अपने कर्मों से यह प्रतिपादित कर दिया, समाज को में दिखाया कि किस तरीके से अच्छे रूप में आसानी से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हम और भी तमाम साधकों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब पाएंगे कि उनके कहने और करने में कोई परिवर्तन नहीं था। बाल गोविंद भगत जैसा दिखते थे वैसे ही थे और जो कहते थे वही करते भी थे। पूरी तरह से एक सन्यासी का, जो उदात्त सन्यासी का चित्र होना चाहिए, वो बाल गोविंद भगत की इस जीवनी में, इस रेखा चित्र में हमें देखने को मिल रही है। और बेनपुरी कलमकार का प्रयास काफी सार्थक भी हुआ है कि उन्होंने जिस सजीव शब्दों के द्वारा और अपनी लेखन शैली के द्वारा बाल गोविंद भगत का जो उन्होंने रेखा चित्र प्रस्तुत किया है और इसके साथ जो समाज में संदेश देना चाहते हैं कि हमें सही तरीके में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, इसमें ये निबंधकार सफल भी हुए हैं, इनका प्रयास सफल भी हुआ है एक ऐसे चित्र को रखकर। और जहां तक ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी की बात है, ग्रामीण जीवन के सजीव झांकी के बारे में यदि देखें तो यदि ग्रामीण वातावरण की ओर आप जाएं और कभी ग्रामीण वातावरण में रह करके देखें तो पाएंगे कि वो सारी चीजें जो ग्रामीण वातावरण में मौजूद हैं, पाई जाती हैं, उसका एकदम जीता जागता चित्र बेनपुरी ने अपनी कलम के द्वारा किया है। और अब इस पाठ की, बाल गोविंद भगत जो पाठ है, इससे संबंधित जितने सारे आपके प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी प्रश्नों को आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं,
शब्द आपके अपने होने चाहिए। मदद आप कहीं से भी ले सकते हैं, अध्ययन के लिए मदद कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन सोच आपकी बौद्धिक होनी चाहिए, उस पर चिंतन आपका अपना होना चाहिए। और ये ध्यान रखते हुए कि हम जो प्रश्न है उसके उत्तर की लीक से ज्यादा इधर उधर नहीं भटके।